अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो मैं करवा रहा हूँ, अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो मैं आपको करवा रहा हूँ, इसमें तो भैया आप ये समझो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। हार्डली कोई ऐसा सैंपल पेपर आप देखोगे जिसमें आपको ये क्वेश्चन ना मिले, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है, हम बात कर रहे हैं थ्योरम 6.1 की। थ्योरम 6.1 100% ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाना है। इट इज एज मच इंपॉर्टेंट एज एनी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर और ऑफ दिस एनसीईआरटी बुक। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थ्योरम 6.1। इस थ्योरम को हम बीपीटी भी कहते हैं, इस थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, थेल्स थ्योरम। बीपीटी थेल्स थ्योरम, राइट। बीपीटी का मतलब क्या हो गया, बीपीटी का मतलब मैंने कहा इस थ्योरम को हम बीपीटी भी कहते हैं। बीपीटी का फुल फॉर्म क्या हो गया, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट। देखो इस जैसे आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, मिड पॉइंट थ्योरम। जब किसी थ्योरम का एक प्रॉपर नेम होता है, जैसे कि इसका नाम है थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम, तो आपको उसकी स्टेटमेंट भी आनी चाहिए। क्योंकि जनरली एग्जाम में कई बार क्वेश्चन कैसे आ जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव बीपीटी थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव बीपीटी थ्योरम। या क्वेश्चन आ जाएगा स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, क्वेश्चन आ जाएगा स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। अब इसका मतलब क्या है कि आपको कहा जा रहा है पहले तो आप इस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखो और फिर उसको प्रूव करो। तो जब भी किसी थ्योरम का नेम होता है तो आपको उसकी स्टेटमेंट भी आनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, सबसे पहले हम इसकी क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट। तो जब आप आंसर दोगे तो पहले आप इस तरह से स्टेटमेंट लिखोगे, जब आप आंसर दोगे तो पहले आप इस तरह से क्या लिखोगे, इसकी स्टेटमेंट लिखोगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। स्टेटमेंट, तो देखो स्टेटमेंट क्या है, इसकी स्टेटमेंट ये है, इफ अ लाइन, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, if a line is drawn parallel to one side of triangle, parallel to one side of triangle, if a line is drawn parallel to one side of triangle, intersect other two sides, intersect other two sides, then other two sides, then other two sides will be divided in the same ratio, will be divided in same ratio, will be divided in same ratio। क्या कहा जा रहा है, अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, अब ये मैं आपको फिगर से एक्सप्लेन करता हूं। से ये हो गया हमारा ट्राइंगल,
ये हो गया ट्राइंगल, राइट। ट्राइंगल हम ले लेते हैं ए बी सी, यहां तक क्लियर है, ठीक है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, मैंने इस साइड के, अब कौन सी साइड की बात हो रही है, से आपने इस साइड के एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल, तो यहां आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो इसके क्या है, पैरेलल। इफ अ लाइन इज ड्रॉन, तो लाइन क्या होगी, डी ई। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, means DE is parallel to BC. Intersect other two side. DE जो है दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, AB को इंटरसेक्ट कर रही है D पॉइंट पर, और AC को इंटरसेक्ट कर रही है E पॉइंट पर. Then other two sides will be divided in same ratio. तो ये जो दो साइड है कौन कौन सी, AB और AC, ये सेम रेशियो में डिवाइड होगी। सेम रेशियो का मतलब AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये आपको देन के बाद वाला जो पार्ट है ये आपको प्रूव करना है। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अब देखो थ्योरम में सबसे पहले क्या आता है, गिवन। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है थ्योरम का, वो होता है गिवन। गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, अ ट्राइंगल ए बी सी, व्हाट हैज बीन गिवन, अ ट्राइंगल ए बी सी, अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, और एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी इन विच डी इज पैरेलल टू बी सी, और ट्राइंगल ए बी सी इन विच D is parallel to BC. So what has been given in this question, a triangle ABC in which D is parallel to BC. क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट, अब प्रूफ क्या करना है आपको, व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट अदर टू साइड्स विल बी डिवाइडेड इन सेम रेशियो। तो हमें प्रूव करना है ये जो दो साइड्स हैं ये सेम रेशियो में डिवाइड होगी। सेम रेशियो का मतलब AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो व्हाट वी हैव टू प्रूव, what we have to prove that AD upon DB equal to AE upon EC, AD upon DB equal to AE upon EC। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अब देखो ये प्रूफ कैसे करोगे आप, इसको प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी। हमें क्या करनी होगी, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होगी, ज्वाइन बी। पहली कंस्ट्रक्शन तो यह है कि आप बी को ई से ज्वाइन कर दो, ज्वाइन बी एंड सी डी। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं, पहली कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन बी, आपको बी को किससे ज्वाइन करना है, ई से। आपको बी को किससे ज्वाइन करना है, ई से ज्वाइन करना है। आपको बी को ई से ज्वाइन करना है, ठीक है, और इसी तरह से सी को ज्वाइन करना है डी से। सी को ज्वाइन करना है डी से। समझ में आ गया, फिर से रिपीट कर देता हूं। स्टेटमेंट क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो आपने ट्राइंगल बनाया ए बी सी, आपने ट्राइंगल बनाया ए बी सी, लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो आपने एक लाइन ड्रॉ की डी, जो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। आपने एक लाइन ड्रॉ की डी जो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। क्लियर हो गया, दिस इज द स्टेटमेंट।
आपने एक लाइन ड्रॉ की डी जो किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है, राइट. इंटरसेक्ट अदर टू साइड, देन अदर टू साइड्स विल बी डिवाइडेड इन सेम रेशियो. अब प्रूफ क्या करना है कि बाकी की ये जो दो साइड्स हैं ए बी और ए सी ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगी. तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, गिवन कि अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी इज पैरेलल टू बी सी. गिवन क्या है, अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी इज पैरेलल टू बी सी. और हमें प्रूफ क्या करना है, अदर टू साइड डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. सेम रेशियो का मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. ये हो गया आपका, राइट. देन प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है. इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, हमें क्या करनी होगी, कंस्ट्रक्शन करनी होगी. हमें क्या करनी होगी, कंस्ट्रक्शन करनी होगी. तो कंस्ट्रक्शन का जो फर्स्ट पार्ट है, कंस्ट्रक्शन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने क्या किया, ज्वाइन बी ई एंड सी डी. और कंस्ट्रक्शन करते तो डॉटेड दिखाते हैं. हमने क्या किया, बी को ई से ज्वाइन कर दिया और सी को डी से कर दिया. तो आपने लिखा ज्वाइन बी ई एंड सी डी. बी को ई से ज्वाइन कर दिया और सी को डी से ज्वाइन कर दिया. इसके अलावा सेकेंड पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज, देखो ये पॉइंट ही है, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ ई एम, एक परपेंडिकुलर ले रहा हूं मैं ई एम. ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी. परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का साइन बना दो. ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी, मैंने ए डी नहीं कहा है, ये परपेंडिकुलर इस पूरी साइड पर है. ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी. ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड अब एक परपेंडिकुलर इस तरफ ड्रॉ करो एंड डी एन. एंड डी एन परपेंडिकुलर ऑन इज ए सी एंड डी एन परपेंडिकुलर ऑन ए सी. क्लियर हो गया. कंस्ट्रक्शन फिर से बता देता हूं, ज्वाइन बी एंड सी डी, ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर ए बी एंड डी एन परपेंडिकुलर ए सी. ये जो परपेंडिकुलर है ये पूरा ए बी पर परपेंडिकुलर है और ये जो हमने परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया है ये पूरा ए सी पर कंस्ट्रक्ट किया है. तो फर्स्ट 3 स्टेप हो गए गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैट इज प्रूव. मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज प्रूव. अब हमें प्रूव करना है. अब आपको क्या करना है, प्रूव करना है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज प्रूव. तो आपने लिखा प्रूव. अब प्रूव देखो कैसे करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रेशियो फाइंड कर रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल. ध्यान से देखो, ए डी ई इस ट्राइंगल का जो एरिया है अपॉन, मैं एक रेशियो फाइंड कर रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई. लेफ्ट साइड में जो दो ट्राइंगल है मैं इनका रेशियो फाइंड कर रहा हूं. कौन सा, ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई. मैंने क्या कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ में क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ. तो मैंने लिखा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब देखो जब आप एडी की बात कर रहे हो तो देखो परपेंडिकुलर, जब मैं लेफ्ट साइड से बात कर रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर है. अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या होगा एडी के लिए, एडी. हाफ एडी पे ध्यान दो, हाफ बेस एडी और हाइट क्या हो जाएगी
हाइट क्या हो जाएगी ई एम, हाफ इंटू बेस ए डी इंटू हाइट ई एम। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी में क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा ए डी इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगी ई एम, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी। अब ध्यान से देखो, हाफ इंटू बेस। हमने जब कंस्ट्रक्शन की थी तो कंस्ट्रक्शन में क्या कहा था, ई एम परपेंडिकुलर ए बी, और मैं बार बार इस चीज पे जोर दे रहा हूं, ई एम परपेंडिकुलर ए बी की ये जो परपेंडिकुलर है वो पूरी साइड पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल बी डी ई है इसका परपेंडिकुलर भी ई एम है, बिकॉज ये जो परपेंडिकुलर है पूरा ए बी पर ड्रॉ किया आपने। तो जब आप बी डी ई ट्राइंगल की बात कर रहे हो तो इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर भी क्या होगा, ई एम, बिकॉज बी डी जो है ये भी ए बी का ही पार्ट है। तो हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस तो हो गया बी डी क्योंकि इसी पर आ रहा है ये परपेंडिकुलर, हाफ इंटू बेस बी डी इंटू हाइट ई एम। तो बी डी के लिए क्या कहोगे, हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा बी डी, हाइट आपकी यही रहेगी ई एम। ठीक है, जहां डाउट होगा भाई क्लैरिफाई कर लेना। क्लियर हो गया यहां तक, चलूं मैं आगे। ठीक है, अब देखो, हाफ से हाफ कैंसिल और ई एम से ई एम कैंसिल, तो फाइनली क्या आ जाएगा, विच इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू क्या आ गया, ए डी अपॉन बी डी, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, ये तो आपने एरिया का रेशियो लिया लेफ्ट साइड से, अब इसी तरह से रेशियो लेना राइट साइड से। राइट साइड से क्या होगा, ऊपर वाला ट्राइंगल तो यही रहेगा ए डी ई, चाहे लेफ्ट से जाओ राइट से जाओ, ऊपर वाला ट्राइंगल तो ए डी ई है, लेकिन जो नीचे वाला ट्राइंगल है राइट साइड से वो क्या हो जाएगा, सी डी ई, या आप कह सकते हो डी ई सी। समझ आ गया, जैसे यहां पे क्या था, ए डी ई अपॉन बी डी ई, तो राइट साइड से क्या हो जाएगा, ए डी ई अपॉन सी डी ई। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो राइट साइड से आप लोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, जब राइट साइड से आप रेशियो लोगे, जब राइट साइड से रेशियो लोगे तो क्या होगा, ए डी ई अपॉन राइट साइड वाला ट्राइंगल क्या है, जैसे यहां पे क्या था बी डी ई, तो यहां पे हो जाएगा सी ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी इक्वल टू ए डी क्या होगा, अब ध्यान से देखना, ए डी ई का एरिया क्या होगा, राइट साइड से हाफ, राइट साइड से बेस क्या है आपका ए, राइट साइड से बेस क्या है आपका ए, राइट साइड से बेस क्या है आपका ए, क्योंकि जब हम राइट साइड से बात कर रहे हैं, जब आप राइट साइड से बात कर रहे हो तो परपेंडिकुलर ये है डी एन, जब आप राइट साइड से बात कर रहे हो तो परपेंडिकुलर है डी एन, और डी एन का बेस क्या है फिर ए, तो हाफ इंटू बेस ए इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा डी एन, तो इंटू में हो जाएगा डी एन अपॉन सी ई डी, हाफ बेस क्या होगा, ये जो डी एन परपेंडिकुलर है ये पूरे ए सी पर परपेंडिकुलर है, तो इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर भी क्या है डी एन, और बेस क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर है उसकी बेस वाली साइड ये है, तो ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है उसका बेस वाला पार्ट क्या है सी, तो बेस की जगह आ जाएगा सी, हाफ सी डी का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस सी, हाइट आपका यही रहेगा, बिकॉज डी एन जो परपेंडिकुलर है आपका वो पूरा ए सी पर परपेंडिकुलर है,
तो अपर पार्ट का परपेंडिकुलर भी dn, लोअर पार्ट का परपेंडिकुलर भी dn, पूरी साइड के लिए परपेंडिकुलर ये है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, हाफ से हाफ कैंसिल, dn से dn कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल और dn से dn कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया, इट इज इक्वल टू ए, इसको सी बोलो या ईसी बोलो, बात एक ही है। ठीक है, कंटिन्यूटी में क्या होगा, ए अपॉन ईसी, तो ए अपॉन ईसी कर दो। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन। अब देखो जो लेफ्ट वाली साइड है, दोनों इक्वेशन की जो लेफ्ट वाली साइड है, इनका न्यूमरेटर तो सेम है, इनका न्यूमरेटर क्या है, सेम। अगर डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होने पे फिर ये रेशियो भी इक्वल हो जाएंगे, और यही आपको प्रूव करना है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। तो सब अब आपको ये प्रूव करना होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, कि ये जो है इस ट्राइंगल के एरिया के क्या होगा, इक्वल होगा। अब फिर आपको 9th क्लास में जाना होगा। 9th क्लास में आपने पढ़ा था, अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पर हो, दोनों का बेस देखो क्या है, डी, और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो, एज पर क्वेश्चन डी जो है आपका वो बीसी के क्या है, पैरेलल है। अगर दो ट्राइंगल का सेम बेस है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो उनका एरिया इक्वल होता है, उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो कैसे लिखोगे, वी नो दैट we know that two triangles on same base, we know that two triangle on same base, अगर दो ट्राइंगल का सेम बेस है, एंड बिटवीन same parallel lines, and between same parallel lines, और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, आर इक्वल इन एरिया, तो दो ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब ट्राइंगल बी डी, इसका बेस क्या है, डी, ट्राइंगल सी डी, इसका बेस भी क्या है, डी। तो दो ट्राइंगल का अगर सेम बेस है, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल, इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर हो गया? तो आप क्या कहोगे, विच इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, या सी ई डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी, कि भैया ये जो ट्राइंगल है, इसका एरिया जो है इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। क्लियर हो गया था? ठीक है, अब देखो, नाउ इक्वेशन 2 can be written as, इक्वेशन 2 can be written as। अब इक्वेशन 2 को आप क्या लिख सकते हो, देखो ये आपकी इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में आप एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी की जगह क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी। तो ये जो आपकी इक्वेशन 2 है, ये जो आपकी इक्वेशन 2 है, इसमें सी डी की जगह क्या आ जाएगा, बी डी। ये जो आपकी इक्वेशन 2 है, इसमें सी डी की जगह क्या आ जाएगा, बी डी, बिकॉज इसका एरिया इसके इक्वल है। तो इक्वेशन 2 को कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी की जगह आ जाएगा बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी।
एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 3, ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 3। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड देखो ए डी ई अपॉन बी डी, थर्ड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड देखो ए डी ई अपॉन बी डी। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड दो इक्वेशन की सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। तो आप क्या कहोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 ये जो रेशियो है वो क्या होंगे, इक्वल। रेशियो का मतलब ए डी अपॉन बी डी। अब इसको आप बी डी लिखो या डी बी लिखो, दोनों बात सेम है। ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, और इसको कैसे लिख सकते हो, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यही तो प्रूव करना था, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो क्या कहोगे, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया। फिर से बता देता हूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है। क्वेश्चन क्या है कि भैया बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम को क्या करो, आप इसकी स्टेटमेंट लिखो और इसको प्रूव करो। तो स्टेटमेंट क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल, तो ये जो लाइन है बाकी की दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो दो साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड होगी। ये जो दो साइड है वो सेम रेशियो में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो पहले आपने लिखा गिवन, गिवन क्या है, अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी इज पैरेलल टू बी सी। फिर आपने लिखा प्रूफ, प्रूफ क्या करना है कि दोनों साइड के रेशियो इक्वल होंगे, मीन्स ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इसको प्रूव करने के लिए आपने कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने, ज्वाइन बी ई एंड सी डी, देन ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी, पूरी साइड ए बी पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एंड डी एन परपेंडिकुलर ऑन ए सी, पूरी ए सी साइड पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डी एन। क्लियर हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। फिर हमने प्रूफ स्टार्ट किया। प्रूफ में हमने क्या कहा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से आपने दो ट्राइंगल का रेशियो लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। ए डी ई में आपने क्या कहा, हाफ इंटू बेस, इस ट्राइंगल का बेस क्या है ए डी, इसका बेस क्या है ए डी, और हाइट क्या होगी ई एम, तो हाफ इंटू ए डी इंटू ई एम। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, अब देखो ये जो परपेंडिकुलर है इस परपेंडिकुलर का बेस जो है ये पूरा ए बी है, तो बी डी भी ए बी का ही पार्ट है, तो इस ट्राइंगल का जो बेस है वो हो जाएगा बी डी और हाइट क्या होगी ई एम। तो आपने कहा हाफ इंटू बी डी इंटू ई एम, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ई एम से ई एम कैंसिल हो गया, ये हो गया ए डी अपॉन बी डी, या आप इसको लिख सकते हो ए डी अपॉन डी बी, जैसा आपको ठीक लगे। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेम प्रोसेस राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से क्या होगा, ऊपर वाला ट्राइंगल तो सेम ही रहेगा ए डी ई, लेकिन राइट हैंड साइड पे चाहोगे जो नीचे वाला ट्राइंगल है वो हो जाएगा सी डी ई। तो आपने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी। अगेन जब राइट साइड से हम बात कर रहे हैं तो बेस हो जाएगा ए ई और हाइट हो जाएगी डी एन। तो आपने कहा हाफ बेस हो गया ए ई, हाइट होगी डी एन, और नीचे वाले ट्राइंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा सी एम, बिकॉज ये परपेंडिकुलर जो है इसका बेस पूरा ए सी है, तो नीचे वाले ट्राइंगल के लिए बेस हो जाएगा सी ई और हाइट हो जाएगा डी एन। तो ये हो गया हाफ इंटू सी ई इंटू डी एन। इसको सॉल्व करके क्या आ गया ए ई अपॉन ए सी। फिर आपने क्या कहा कि भैया ये जो दो ट्राइंगल है बी डी ई और सी डी,
ये जो दो ट्राइंगल है दोनों का बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। फिर आपने ये कहा कि अगर दो ट्राइंगल का सेम बेस है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है तो उनका एरिया इक्वल होता है। इसका मतलब ये सेकंड इक्वेशन जो थी इसमें सी डी की जगह हमने क्या इसको हमने रिप्लेस कर दिया ट्राइंगल बी डी ई से। ट्राइंगल बी डी ई से हमने इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। भैया इसका एरिया इसके इक्वल है तो इसकी जगह हमने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। ऐसा करने से क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड आपकी सेम होगी और लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। तो राइट हैंड साइड सेम होने का मतलब ए डी अपॉन डी बी जो है ए ई अपॉन ई सी के इक्वल हो गया। और यही आपको प्रूव करना था, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर हो गया, ठीक है। तो